नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल में। देखिए, आज हम लोगों का यह NCERT बुक का जो है अध्याय 3 है, क्लास 6 का। हम लोग इससे पहले जो है 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को वह दोनों वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज अध्याय 3 है, इसका नाम है आरंभिक नगर। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। यहाँ पर आप लोगों को 2 लड़के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, लिखा है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हड़प्पा की कहानी। आइए हम लोग हड़प्पा की कहानी को देखते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए, जो हड़प्पा हम लोग पढ़ते हैं वह जो स्थान है, देखिए वो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। देखिए कितनी आश्चर्यचकित की बात है कि जो पूरा स्थल थे वो लोग को उनको पता नहीं था, वो सब उसको यानी हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ कर लेकर चले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। जो भी कुछ बचा हुआ अवशेष था, देखिए कुछ वो भी नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80, यहाँ पर लिखा है, देखिए उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। देखिए हड़प्पा की कहानी है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ देखते हैं हम लोग इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। देखिए याद रखिएगा, जो ऊंचाई वाला भाग था उसे क्या कहा गया? पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार मजबूत रहे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करके दिया है। देखिए लिखा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी पहले अवशेष मिले हैं, देखिए कहाँ पर कहाँ मिले हैं। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रांतों, भारत के देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। याद रखिएगा, जो मिट्टी का लाल बर्तन मिला है उस पर किस रंग के चित्र बने थे? तो काले रंग के चित्र बने थे। और देखिए पत्थर के बाँट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि ये सब भी मिले हैं। वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक मैप दिया गया है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोग को पहले चैप्टर में बता देते हैं कि सिंधु नदी के जो सहायक नदी हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यहाँ पर कुछ उसकी सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो है यहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं। अब देखिए यह राखीगढ़ी, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, ये सब देख सकते हैं आप लोग, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, सुतकाको, ये देखिए सब हड़प्पा सभ्यता के ही सब देखिए
अवशेष हैं उसी के हैं। यहाँ पर देखिए धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल देखिए गुजरात का एक बहुत ही फेमस बंदरगाह है। तो देख सकते हैं हम लोग यही सिंधु घाट सभ्यता के कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थल हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। देखिए याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमें जो है एक विशाल स्नानागार मिला। यहाँ पर लिखा है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। देखिए जो हम कहें वही आगे भी दे दिया है कि जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, पानी के रिसाव के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो भी कुछ विशिष्ट अवसर होता था तब वो सब स्नान करते होंगे। देखिए लिखा है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। याद रखिएगा एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो देखिए कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटेट वाले वही प्रश्न पूछते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हम लोग लगता है, सीटेट वालों को वही इंपॉर्टेंट लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। देखिए अधिकतर घरों में क्या था, एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए मजदूर है जो ईंटों की चिनाई कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगरीय जीवन। आइए हम लोग अब नगरीय जीवन के बारे में यहाँ पर जानते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पर देखिए इस चित्र को देख लीजिए, देख सकते हैं गलियां हैं हड़प्पा सभ्यता की। देखिए यह कुआं है तो इससे पता चलता है कि कुएं भी मिले हैं। मैं थोड़ा करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। यहाँ पर देख सकते हैं यह सड़क है और सड़क के बीच में देख सकते हैं हम लोग यहाँ भी नाला बना है और यहाँ पर नाला बना है, देख सकते हैं आप लोग। तो लिखा है कि सड़क के बीच में क्या बना है, यहाँ पर नाला बना है, उसमें नाला बना है। और देखिए ऊपर यहाँ पर आप लोग को एक कुआं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए लिखा है कि बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, देख सकते हैं आप लोग। यह किसी जानवर का चित्र इस पर अंकित किया गया है। और देखिए लिखा है कि
इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। और देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो कुछ चिन्ह लिखे जा रहे हैं, लिखे हैं, देखिए यह किसी एक खास लिपि में लिखे गए हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीन उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया। देखिए जो यह लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, वह देखिए पिक्टोग्राफी थी, भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। यहाँ पर देखिए लिखा है कि लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या होता है। और देखिए दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने देख सकते हैं, खिलौना आपको दिखाई दे रहा होगा, जानवरों की आकृति लग रही है। आगे बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाँट और फलक, याद रखिएगा, मन के बाँट और फलक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गहने आभूषण, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यह बाँट है, यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर के बाँट है जो तराजू पर प्रयोग किया जाता है माप तोल के लिए। देखिए लिखा है कि पत्थर के बाँट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो बाँट मिले वो किससे बने हुए हैं, तो देखिए वो चट पत्थर से बना है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, यानी माप तोल के लिए बनाया गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और देखिए मध्य में लिखा है दाएं साइड, इसको देखिए आप लोग, पत्थर के धारदार फलक है। और देखिए नीचे दाएं लिखा कि कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में, पूछेगा कि जो कढ़ाईदार वस्त्र है वह कहाँ से मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। और देखिए इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए जो पुरुष आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यह कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए लिखा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। याद रखिएगा, सबसे पहले जो खेती स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है कि कपास का, देखिए हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो कपास का आयात निर्यात करते थे। याद रखिएगा, लिखा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की, पूछ लेगा कि कहाँ पर कपास की खेती होती थी, तो मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देखते हैं, लिखा है कि चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो देख सकते हैं इस जो चित्र में, यहाँ पर देखिए जो चित्र बना है पत्थर का, देखिए मूर्ति है, ये बना गया है, इस पर देखिए उसके दाढ़ी को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। वही कह रहा है कि कितने अच्छे से देख सकते हैं सब दर्शाए हैं। लिखा है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर शिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब हम लोग जो अभी फेयंस पढ़े हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि फेयंस क्या है। देखिए आप लोग, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि फेयंस को कैसे तैयार किया जाता था, तो कृत्रिम रूप से। कैसे, तो देखिए लिखा कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत में रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके,
चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। याद रखिएगा, फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो यही फेयंस है। आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं को अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो देखिए, किसानों के द्वारा तैयार किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के, यहाँ पर देखिए लिखा है कि हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का देखिए वे दूर दूर से आयात करते थे। देखिए, हड़प्पा वासी भी आयात करते थे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ चीज़ें तो उन्हें पास में मिल जाती थी, लेकिन कुछ दूर, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब वो सब दूसरे जगहों से आयात करते थे। यहाँ पर देखिए आप लोग, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है, यहीं पर देखिए आप लोग, इस लाइन को यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर, बस यहाँ देखिए, इतना देखिए आप लोग, लिखा पूछ लेगा एग्जाम में कि टीन किन किन धातुओं के मिश्रण से बनता है। देखिए, टीन जो बनता है वह कांसा और तांबे के योग से बनता है। याद रखिएगा, कांसा और तांबे के योग से टीन बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कांसा और तांबे के योग से टीन बनता है। और देखिए, आयात इनका कहाँ से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और देखिए, सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। याद रखिएगा, पत्थर का आयात कहाँ से वो लोग करते थे, गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस चित्र को देखिए आप लोग ध्यान से, ऊपर वाले को लिखा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। देखिए यह मुहर है और देखिए यह ऊपर वाला कह रहा है कि ये खिलौना है। आगे यहाँ पर लिखा है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। देखिए, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे। याद रखिएगा, वे लोग अनाज भी उगाते थे। नगरों के अलावा वो लोग गांव में रहते थे और अनाज भी उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आगे देखते हैं, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। याद रखिएगा, वो लोग सोचिए इतने साल पहले से ही हल का प्रयोग करते थे जमीन की जुताई के लिए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यह जो मिला है खिलौना, इसको लोग हल समझते हैं, यानी हल माना गया है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। याद रखिएगा, पूछेगा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। तो जो धौलावीरा जो जगह था वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। देखिए, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर
2 भागों में विभक्त थे, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। देखिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान ऐसा कौन सा है जो 3 भागों में बटा हुआ है। तो याद रखिएगा धौलावीरा ही एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, देखिए लोथल भी गुजरात में ही है, नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यह यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। याद रखिएगा लोथल जो था एक प्रमुख पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। देखिए लिखा है कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो याद रखिएगा लोथल से ही मनके बनाने का काम भी होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह चैप्टर खत्म हो गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इन सभी का मिलान करके आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि तांबा कहाँ से राजस्थान से, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं आप चौथे अध्याय में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।